नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बद्रीनाथ धाम से सामने आ रही है, जहां कंचन नाले के ठीक ऊपर हिमस्खलन की घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बद्रीनाथ धाम, जहां कंचन नाले के ठीक ऊपर हिमस्खलन हुआ है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं है। बर्फ की नदी गुबार बन नीचे फिसल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हिमस्खलन के कारण जो नदी है वो गुबार बन के नीचे को फिसलती नजर आ रही है। होटल कारोबारियों ने फोन पर ये सारी तस्वीरें कैद की है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हिमस्खलन का वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमस्खलन के चलते जो नदी है वो नीचे की ओर आती हुई नजर आ रही है। कंचन नाले के समीप ये हुआ है। फिलहाल जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बर्फ की नदी गुबार बन नीचे को फिसल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। होटल कारोबारियों ने इस तस्वीर को कैद किया है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हिमस्खलन की घटना सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ कंचन नाले के ठीक ऊपर कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बर्फ की नदी गुबार बन नीचे फिसल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां होटल कारोबारियों ने फोन पर ये तस्वीरों को कैद किया है। हिमस्खलन का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बद्रीनाथ से बताई जा रही है, जहां कंचन नाले के ठीक ऊपर हिमस्खलन हुआ है। फिलहाल जानमाल का कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बर्फ की नदी गुबार बन के नीचे को फिसल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां होटल कारोबारियों ने फोन पर ये पूरी तस्वीरें कैद की हैं। वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। हिमस्खलन का वीडियो वायरल हो रहा है। बद्रीनाथ कंचन नाले के ठीक ऊपर ये बड़ी घटना हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से कंचन नाले के ठीक ऊपर ये हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ अभी तक अपडेट है? देखिए, जो तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं हिमस्खलन की, ये बद्रीपुरी के ठीक सामने जो है नर पर्वत है। नर पर्वत के समीप जो है ये हिमस्खलन की घटना हुई है। और आज सुबह की घटना यह है, जब होटल कारोबारी जो है अपने कैमरे में इस प्राकृतिक जो घटना है उसको कैद करने में सफल है। और ये जो है आज सबसे पहले नंबर पर जो है सोशल मीडिया में ये वायरल हुई है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामान्य घटना जो है इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो बर्फबारी हुई है हिमालयी क्षेत्रों में, तो उसके बाद जो ऊपरी परत जो है बर्फ की है, वो स्नो पाउडर जो है वो नीचे की तरफ फिसलता है और एक नदी का जो गुबार बन के नदी का रूप लेके नीचे आता है, तो उसे हम हिमस्खलन अवलांच कहते हैं। लेकिन निर्जन क्षेत्र से ये घटना हो रही है, तो इससे फिलहाल डरने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निर्जन इलाके में हुई ये घटना है और जान माल के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। फिलहाल जो एहतियात के तौर पे जो है इस तरह की घटनाएं जो है, क्योंकि चटक धूप खिली हुई 2-3 दिन से, तो इस क्षेत्र में जो लोग जो है जड़ी बूटियों से लेकर के किसी अन्य घूमने के लिए या अन्य रिहाइश के लिए जाया जाता है, तो उनको जो है अभी उस तरफ जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। तो एहतियात के तौर पे इस तरफ जो है लोगों के मूवमेंट पे रोक लगाई। लेकिन जो सामान्य जो प्रक्रिया है, जो बद्रीपुरी की यात्रा है नेशनल हाईवे, इससे इस घटना का कोई लेना देना नहीं है और यात्रा बिल्कुल सुगमता के साथ जारी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। धामी आज विधानसभा गरियाकोठी में जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने देवेशकांत सिंह की नामांकन सभा में शिरकत कर जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राज्य की सरकार को वोट की ताकत से मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कहीं नई रेलवे लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं, कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजना पर कार्य हो रहा है।
जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर निवेश हो रहा है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज वहां एक्सप्रेस वे, 4 लेन और 6 लेन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और 6 लेन हाईवे का निर्माण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आसाराम कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बिहार में रेल बजट में अभूतपूर्व रूप से दी गई है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर हम तुलना की जाए तो बिहार के रेल बजट में 10% का गुना का वृद्धि हुआ है। 10% का 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है भाइयों। आज बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी आधुनिक रेल सेवाओं के साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों सौगात दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार में जहां पटना अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल का निर्माण हो गया है, दरभंगा में नया होगा निर्माण किया जा रहा है। निर्मित रूप से वहां हवाई सेवाएं आम जन के लिए सुलभ हो, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 14 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बिहटा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी योजनाएं बिहार के परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के नवरों का भी सृजन कर रही हैं। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए भी अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनधन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज हर गरीब को सहायता करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। मैं बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अभी केशव जी कह रहे थे बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाता बता रहे थे। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। या आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नवनिर्माण, पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उसका भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का काम हो रहा है। यही नहीं, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, वक्फ संशोधन का कानून लाना हो, नागरिक संशोधन का कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का देश आज साक्षी बन रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले भारत केवल आयातक देश हुआ करता था। दुनिया के देशों से हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए पूछा करते थे, हथियारों की मांग किया करते थे। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी स्वदेशी शक्ति और सामर्थ्य को सफलतापूर्वक करके दिखाया है। आज भारत में आतंकी हमले होते हैं तो केवल खेद करके आतंकवाद की समस्या में
आंसू नहीं बहाए जाते हैं, बल्कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को तबाह किया जाता है। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वाले उनके खानदानों को मिटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए, कड़े निर्णय लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाषण अब कुछ तयशुदा शब्दों के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए तो मुख्यमंत्री के पास जनता से कहने को कुछ नहीं बचेगा। माहरा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कहीं भर्ती घोटाला, तो कहीं खनन में लूट, तो कहीं सरकारी जमीनों का खुर्द-बुर्द हो रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ही मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश चल रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अब बार बार फेक नैरेटिव, अर्बन नक्सल और जिहाद जैसे शब्दों का सहारा ले रही है। माहरा ने कहा कि सरकार के पास काम का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अब ये शब्द उनकी असफलता को ढकने का जरिया बन गए हैं। साथियों, इस समय एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो लोग विषयों को उठा रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे खनन माफियाओं से जुड़ा मामला है, चाहे लैंड माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे सरकारी अमलों में, अस्पतालों में लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स खरीद के उनको बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो आईटी पार्क की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य विषय हैं, चाहे भ्रष्टाचार और अपराध से बड़े अन्य विषय हैं, जिसमें महिला अपराध विशेषकर है। अंकिता भंडारी का वीआईपी से लेकर संतरेसा की 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या, और बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो इनमें जो भी आवाज उठा रहा है वो आजकल मुख्यमंत्री की नजर में नक्सलवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो जिहादी है और वो फेक नैरेटिव पैदा करने वाला है। लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जब तक मुख्यमंत्री इन चीजों को व्यवस्थित नहीं करते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। करेंगे खबरों का। केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो बीकेटीसी के कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाएं। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने की बात कही थी। अब अजेंद्र ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच की बात कह दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुचर्चित क्यूआर कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसे आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उनके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग और धर्मस्य विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उन्होंने कई अनियमितताओं की लिखित शिकायत से शासन और संबंधित विभाग से की है, लेकिन उनकी शिकायतें की चिट्ठियां आज कहीं धूल फाक रही है। देखिए, आपके माध्यम से और सोशल मीडिया में जैसा कि आपने कहा है कि गणेश उदियाल जी ने ये आरोप लगाया है, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया, तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है तो निश्चित ही उस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों में अपने नए विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई धार देते दिखेंगे। गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा धरातल पर उतरने जा रही है। मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल के कई पद पिछले कुछ दिनों से खाली पड़े थे, जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कौन मंत्री बनेगा, इसका निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है।
देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। वो बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम इन दिनों जहां तीर्थ यात्रियों की आमद से गुलजार है, वहीं तमाम जिलों के ग्रामीण अंचलों के आराध्य देव देवताओं की देव डोलियां और पवित्र निशान हरिनारायण प्रभु बद्री विशाल के दर्शन के साथ आत्मीय भेंट के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बद्रीपुरी में इन दिनों आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन भी चरम पर है। देव डोलियां लगातार बद्रीपुरी देव स्नान के लिए पहुंच रही हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में देव डोलियों के नृत्य और पूजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। बीकेटीसी प्रबंधन की ओर से सभी देव डोलियों के लिए दर्शन, पूजन समेत अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ के परसारी वार्ड में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की ओर से ग्रामीणों की सहमति के बिना पानी की लाइन जोड़ने के मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे ग्रामीणों की बाकी की जरूरतें प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। चमोली में नगर पालिका क्षेत्र ज्योतिर्मठ में परसारी वार्ड में MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने स्थानीय लोगों से बिना अनुमति के प्राकृतिक जल स्रोत से पाइपलाइन जोड़ दिया है, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। परसारी नगर पालिका वार्ड की सदस्य सुनीता देवी उप जिलाधिकारी ज्योतिर्मठ कार्यालय पहुंची और SDM ज्योतिर्मठ से संबंधित मामले की जानकारी देते हुए लिखित रूप से पत्र भी सौंपा। शिकायत पत्र में बताया गया है कि MES के ठेकेदार ने बिना परसारी गांव के ग्रामीणों को बताए उनके गांव के मुख्य जल स्रोत से पेयजल की लाइन जोड़ दी। ग्रामीणों का कहना है कि पारंपरिक घराट, मवेशियों को पानी समेत गांव की पेयजल आपूर्ति इससे प्रभावित हो रही है। लिहाजा आने वाले समय में ग्रामीणों को काश्तकारी, खेतीबाड़ी और बागवानी में भी काफी परेशानी आ सकती है। ग्रामीणों ने मांग की कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पेयजल लाइन के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसको लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही विरोध भी दर्ज किया है। ज्योतिर्मठ से HN 24/7 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में इस बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये पर्व बद्रीपुरी में भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसको लेकर भू बैकुंठ धाम में BKTC की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। श्री हरिनारायण प्रभु के दिव्य अलौकिक मंदिर बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। वहीं दीपावली के दिन धाम में माता लक्ष्मी, श्री कुबेर जी और बद्री विशाल जी के खजाने की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियान ने बताया कि बद्री धाम में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस पावन पर्व पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के साथ ही दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थ यात्री भी आस्था के दीप जलाते हैं। शांतियाँ जरूर हैं, अवश्य हैं, लेकिन इस बारे में हम बद्रीनाथ में बैठे और वहाँ के सम्मानित जनों के साथ एक चर्चा की, क्योंकि बद्रीनाथ जी में लक्ष्मी पूजन 9-10 बजे रात्रि को पाता है, तो उस समय अमावस चाहिए, ऐसे सब लोगों ने निश्चित किया और 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन की बात शेष, यदि दूसरे दिन भी लोग जाते हैं पड़ोस में, लेकिन जहाँ तक बद्रीनाथ की परंपरा आपने पूछी तो 20 को ही लक्ष्मी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।